done. नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतहर। आप देख रहे हैं खबर तो समझिए। और सबसे पहले हम बात करेंगे बाढ़ से बेहाल बिहार की। बिहार के तकरीबन 10 जिले बाढ़ से बेहाल हैं और तकरीबन 10 जिले बाढ़ से प्रभावित हैं। आज सीएम नीतीश कुमार ने 7 बाढ़ प्रभावित जिलों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस वक्त बिहार में बाढ़ से क्या हालात हैं, पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। बाढ़ ने किस कदर बिहार को बेहाल कर दिया है, बाढ़ में जिंदगी कैसे बसर हो रही है और बाढ़ को लेकर सरकारी इंतजाम कितने पुख्ता हैं, इसका जायजा लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने एक बार फिर हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने पहले चरण में भागलपुर, बेगूसराय, खगड़िया और मधेपुरा का जायजा लिया, जबकि दूसरे चरण में मुख्यमंत्री ने पटना, नालंदा और नवादा का सर्वेक्षण किया। दरअसल हर साल की तरह इस बार भी बिहार के तकरीबन 10 जिले सैलाब का सितम झेल रहे हैं। यह है दरभंगा की तस्वीर, जो बाढ़ की भयावहता बताने के लिए काफी है। लोग सड़क किनारे अंतिम संस्कार कर रहे हैं। दरभंगा समस्तीपुर मुख्य मार्ग के किनारे लोग शवों का अंतिम संस्कार कर रहे हैं, क्योंकि बाढ़ का पानी एकमी शमशान घाट तक पहुंच चुका है। सड़क तो चालू है, लेकिन श्मशान घाट पूरी तरह से डूब चुका है। हर साल बाढ़ से हमारा श्मशान घाट डूबा रहता है। इसके लिए गवर्नमेंट आज तक कुछ नहीं किया। आज मजबूरी मैं रोड का फ्रंट साइड में मैं संस्कार करता हूँ। बहुत खतरा से हम लोग बच करके काम कर रहे हैं, संस्कार कर रहे हैं। इधर मुजफ्फरपुर में बूढ़ी गंडक नदी का कहर अभी भी जारी है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि बागमती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। मोतीपुर, मीनापुर, कांटी, बोचहा, मुसहरी और मुरौल प्रखंडों के इलाकों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। शहरी क्षेत्र में चंदवारा आश्रम घाट, अखाड़ा घाट और शेखपुरा इलाकों में हजारों घर पानी में डूब चुके हैं। एसडीआरएफ की टीम बाढ़ इलाकों में लगातार निगरानी कर रही है। पानी की गहराई 60 फीट से ज्यादा है, जिससे नदी के दोनों तटों पर भारी दबाव की स्थिति है। कि ये नदी के किनारे जितने भी मकान बने हुए हैं, यहाँ लगभग 300 ऐसे मकान हैं जो इसी तरीके से पानी में डूब गए हैं और यहाँ के लोगों का जो लाइफ है वह काफ़ी इंडेंजर्ड हो गया है, खतरे में आ गया है। उन्हीं के रेस्क्यू के लिए एसडीआरएफ की टीम बनाई गई है। पदाधिकारी हमारे साथ है। बाढ़ जैसे हालात में प्रशासन द्वारा सूचना मिलता है कि इस इलाके में पानी घुस गया है और जो ग्रामीण है वो अस्त व्यस्त हो रहे हैं, तो उनको निकालना निहायत ही ज़रूरी होता है। उसमें से सबसे पहले जो बुजुर्ग हैं और जो प्रेग्नेंट महिला है, गर्भवती महिला है, उनको सबसे पहले प्राथमिकता दिया जाता है। मिथिलांचल के बाद अब जरा सीमांचल की तस्वीर देखिए, जहां अररिया के वार्ड नंबर 11 और 12 में लोग अपने ही हाथों से अपने आशियाने पर हथौड़ी चला रहे हैं, क्योंकि परमान नदी अपनी तेज धारा से सब कुछ लीलने पर आमादा है। शहर के इस हिस्से में रहने वाले लोगों का कहना है कि बीते 5 सालों में यहां से करीब 100 परिवार का घर नदी में समा चुका है। लगातार कटाव से यहां नदी की गहराई अधिक हो चुकी है, जिसकी वजह से कभी भी हादसा होने का खतरा है। और ये खतरा का घंटी है। सब यहाँ गरीब वर्ग के लोग रहते हैं। जमीन इतना महंगा मिलता है। रोड भी जाकर के हाल ही में बना, बिजली का खूंटा लगा, सब लगा। और आगे अगर कटाव अगर रोकथाम नहीं होगा तो ये धार है, ये धार में अगर जाकर के करंट बहुत ज़्यादा रहता है तो ये फोड़ मार सकता है और इधर आगे भी नुकसान कर सकता है। दरअसल मानसून की शुरुआत में ही भारी बारिश की वजह से इस बार समय से पहले ही बाढ़ आ चुकी है। राज्य के 10 से अधिक जिले बाढ़ प्रभावित हैं। हजारों की आबादी जिंदगी के लिए जल से जंग लड़ रही है। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से सुधीर कुमार, अररिया से सतीश कुमार और दरभंगा से विपिन कुमार की रिपोर्ट।
और हवाई सर्वेक्षण करने के बाद सीएम नीतीश कुमार ने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद सीएम ने कई दिशा निर्देश जारी किए। अधिकारियों को क्या क्या निर्देश दिए गए हैं, जानते हैं 10 बड़ी बातें। दरअसल सभी जिला अधिकारी अपने बाढ़ प्रभावित इलाकों का जायजा लेंगे, ये सीएम ने निर्देश दिया है। अधिकारी बाढ़ से क्षति का आकलन करेंगे, क्या नुकसान हुआ है इसका आकलन किया जाएगा। जहां भी जरूरत हो फौरन सहायता मुहैया कराने के निर्देश सीएम ने दिए हैं। जिलों में बारिश के हालात पर भी नजर बनाए रखने की बात कही गई है। बाढ़ के सभी कारणों पर पैनी नजर बनाए रखने की भी सलाह सीएम ने दी है। हर प्रकार से लोगों की मदद करनी है, ये बात मुख्यमंत्री ने कही है। राहत कैंपों में आरटी-पीसीआर की जांच की व्यवस्था भी करने का निर्देश दिया गया है। राहत कैंपों में टीकाकरण की पूरी व्यवस्था करने का भी निर्देश जारी किया गया है। 7 जिलों का सीएम ने एरियल सर्वे किया है। पिछले हफ्ते 8 जिलों का सीएम ने सर्वे किया था और अब इसके मायने को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर क्या मायने हैं मुख्यमंत्री के दौरे की और बिहार में बाढ़ के क्या वजह है, इसको जानने की कोशिश करते हैं। दरअसल जल संसाधन मंत्री की माने तो सड़क बागमती तो गंडक, बागमती, कमला, कोसी, महानंदा सहित कई नदियां नेपाल से पानी लेकर उत्तर बिहार में आती हैं और बिहार के मध्य में गंगा नदी में मिलती हैं। नेपाल में भारी बारिश होने पर यह नदियां ज्यादा पानी और गाद लेकर आती हैं और उसके वजह से बाढ़ की स्थिति बन जाती है। बिहार के बड़े इलाके में आने वाली बाढ़ के अस्थायी समाधान के लिए नेपाल में प्रमुख नदियों पर हाई डैम बनाने की जरूरत है और इसकी मांग भी काफी समय पहले से होती रही है। इस मुद्दे पर भारत और नेपाल सरकार के बीच वार्ता का दौर दशकों से जारी है, लेकिन अब तक कोई ठोस नतीजा नहीं निकल सका है। लेकिन अब बिहार सरकार ने अपने बूते पर बड़ी पहल शुरू करने की तैयारी तेज कर दी है। बिहार सरकार कुछ छोटी नदियों को आपस में जोड़ने की कोशिश शुरू कर रही है। शुरुआत में उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार की एक एक नदी से इसकी शुरुआत हो सकती है और अगर यह योजना सफल होती है तो आने वाले समय में कई और नदियों को आपस में जोड़ने की कवायद तेज होगी। बिहार की कई नदियां ऐसी हैं जिनमें पानी कम होता है और कई नदियां ऐसी भी हैं जिनमें हर साल बारिश की वजह से पानी ज्यादा हो जाता है, बाढ़ आती है। ऐसे में छोटी छोटी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो राज्य को इसका फायदा मिलेगा। इससे गाद की समस्या भी कम हो सकती है और बाढ़ की दिक्कत भी कम हो सकती है और साथ ही कई इलाकों में जहां सूखा पड़ता है वहां भी सूखा नहीं पड़ेगा। WHO के मुताबिक दुनिया में कोरोना की तीसरी लहर दस्तक दे चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कोरोना की तीसरी लहर को लेकर लोगों को आगाह किया है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर बिहार सरकार अलर्ट पर है। सरकार ने टीकाकरण में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं, साथ ही लोगों को भी सचेत किया जा रहा है। पूरी रिपोर्ट देखिए, फिर खबर को समझेंगे। थर्ड वेव की आशंका के बीच में आखिरकार WHO ने ऐलान कर दिया है कि दुनिया में थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है। WHO के चीफ ने इस बात का ऐलान किया और जाहिर सी बात है, जिस बात की आशंका जाहिर की जा रही थी वो आशंका आखिरकार सच हो गई। WHO के चीफ डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस ने बुधवार को कई देशों को ये चेतावनी दी कि कोरोना का थर्ड वेव की शुरुआत हो चुकी है, शुरुआती फेज में है और उन्होंने ये भी कहा है कि सिर्फ वैक्सीन से इस महामारी को नहीं रोका जा सकता है। तमाम देशों को इससे निपटने के लिए ज़्यादा सावधानी की जरूरत होगी और यही वजह है कि अब कई देशों को इसके लिए कई सारे जरूरी कदम उठाने होंगे। बिहार सरकार भी लगातार लोगों को जागरूक कर रही है। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ साथ टीकाकरण की में भी तेजी लाने की पूरी कोशिश में बिहार सरकार जुड़ी हुई है। तो जाहिर सी बात है, थर्ड वेव की आशंका की लगातार चर्चा की जा रही थी। वैसे में अब जब WHO ने ये चेतावनी जारी कर दिया है तो उसके बाद आशंका और बढ़ सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि हम और आप सचेत रहें, कोरोना के संक्रमण से बचने के लिए हर वो उपाय करें जो इसके लिए जरूरी है। और चलिए अब यह समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर WHO ने ऐसा क्यों कहा है। दरअसल दुनिया भर में लगातार चौथे हफ्ते
कोरोना के मामलों में बढ़त दर्ज की गई है। 10 हफ्ते की गिरावट के बाद मौत दोबारा बढ़ने लगी है, यानी कि मौत का जो आंकड़ा है वो दोबारा बढ़ने लगा है। वायरस लगातार अपना स्वरूप बदल रहा है, यानी कि अपना रूप बदल रहा है। डेल्टा वेरिएंट 111 से ज्यादा देशों में पहुंच चुका है। यह खतरे की बात है और यह जल्द ही पूरी दुनिया में भी फैल सकता है। और वायरस का अल्फा वेरिएंट 178 देशों में मिला है और बीटा वेरिएंट की बात करें तो 123 देशों में बीटा वेरिएंट पाया गया, जबकि गामा वेरिएंट 75 देशों में मिल चुका है। इंडोनेशिया में 45%, ब्रिटेन में 28%, अमेरिका में 67%, स्पेन में 61% तक मामले बढ़ गए हैं। और तीसरी लहर को लेकर WHO का ऐलान चिंता बढ़ाने वाला है। लिहाजा बहुत सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी से ही तीसरी लहर को कहर बनने से बचाया जा सकता है, तीसरी लहर के कहर को कम किया जा सकता है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क जरूर पहनें और इसी के जरिए कोरोना को हराया जा सकता है। यह बात समझने की जरूरत है। अब धर्मांतरण से जुड़ी बिहार से बड़ी खबर की ओर रुख करते हैं। गया में महादलित बस्ती में रहने वाले सैकड़ों महादलित लोगों ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया। सभी महादलितों ने ईसाई धर्म कबूल किया है। सैकड़ों महादलितों का धर्मांतरण। सैकड़ों महादलितों ने कबूला ईसाई धर्म। ये है गया का बाजितपुर महादलित टोला और बेलवाडी गांव, जहां 1.5 साल पहले सैकड़ों लोगों ने धर्मांतरण किया है। इस बस्ती में 1 साल पहले तक सब कुछ ठीक था, लेकिन अचानक यहां ईसाइयों की ओर से प्रार्थना सभा आयोजित किया जाने लगा। फिर धीरे धीरे 15 से 20 परिवारों ने धर्म परिवर्तन कर लिया। बताया जा रहा है कि यह मामला 1.5 साल पहले का है और 1.5 साल पहले ही इस गांव के जो लोग हैं वो हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म का अपना गया था। फिलहाल इस मामले में जो मगध थाना की पुलिस से जब बात किया गया तो उन्होंने भी साफ तौर से कहा कि यह कुछ नया मामला नहीं है, बल्कि जो लोग धर्मांतरण किए हैं वो स्वेच्छा से ही अपने 1.5 साल पहले ही हिंदू छोड़ करके ईसाई धर्म किया गया। बताया जा रहा है कि 1 साल पहले इस बस्ती के रहने वाली एक महिला के बेटे की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। बेटे को कई डॉक्टरों से दिखाने के बाद वो ठीक नहीं हुआ। ऐसे में किसी ने उसे ईसाई धर्म अपनाने की सलाह दी। उसके बाद ईसाई धर्म के कई लोग बस्ती पहुंचते थे और उसके घर में प्रार्थना सभा की जाती थी। लोगों की माने तो बच्चे की तबीयत भी ठीक हो गई थी, लिहाजा अंधविश्वास की अंधी दौड़ में कई और परिवार भी शामिल होते गए। बहुत जगह दिखाए, उतना भागा 10,000 20,000 जहाँ भी जाते हैं जहाँ ले लेते। अब सबको निकाय कि यीशु मसीह हिल जाइए हो जाएगा, तो अभी तो नए हिलवे कर रहे हैं, अभी सालों भर नहीं हुआ। पोस्टर नहीं मंगा कि इतना हमको लाई हो। तो बोलते हो ना कि सभी लोग आइए और लोग को जोड़िए इसमें। नहीं वो केकरो ना कहथिन कानून नहीं कि हमारे ने आवा, सब अपने से गेल थे, सब अपने अपने, कोई ना कहनो कहथिन कि हाँ ओकरो लाइया ओकरो लाइया। अब सवाल है कि क्या वाकई ये मामला अंधविश्वास का है या फिर कुछ और। न्यूज़ 18 के लिए गया से एलेन लिली की रिपोर्ट। चलिए अब इस खबर को हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल धर्मांतरण का मतलब होता है एक धर्म से दूसरे धर्म में परिवर्तन, यानी कि अपना धर्म परिवर्तन कर देना। गया के सैकड़ों महादलितों ने धर्म परिवर्तन कर लिया है। ऐसे में अभी धर्म परिवर्तन के पीछे अंधविश्वास वजह बताई जा रही है। मतलब यह कि धर्मांतरण करने वाले लोगों में शिक्षा का अभाव है। लेकिन सवाल यह है कि लोगों को समझाने की बजाय धर्म बदलने की सलाह आखिर क्यों दी गई? क्या किसी खास मकसद से लोगों का धर्मांतरण तो नहीं किया गया? कहीं लोगों की अशिक्षा का फायदा तो नहीं उठाया जा रहा? भोले भाले लोगों के धर्मांतरण के पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है? तो सवाल कई हैं। अगर हम खबर के तह में जाते हैं, खबरों के मायने को समझते हैं, तो ये तमाम सवाल उठ खड़े होते हैं। अगली खबर बेतिया से है, जहां पर संदिग्ध परिस्थिति में 8 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि प्रशासनिक स्तर पर इसकी पुष्टि
नहीं हो पा रही है। घटना लौरिया थाना क्षेत्र के देउरवा गांव की है, जबकि एक का इलाज फिलहाल प्राइवेट क्लिनिक में चल रहा है। परिजनों का कहना है कि जहरीली शराब पीने से भी मौत हो सकती है। जिन लोगों की मौत हुई है उनमें बिकाऊ मियां, लतीफ शाह, राम वृक्ष चौधरी, भगवान पंडा, इजहार और सुरेश शाह शामिल हैं, जबकि मुमताज का इलाज चल रहा है, जिसकी आंखों की रोशनी चली गई है। लौरिया थाना क्षेत्र के एक गांव में 8 से 10 लोगों की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हुई है। आधिकारिक तौर पर इसकी कोई पुष्टि नहीं किया जा रहा है और बताया जा रहा है कि संदिग्ध परिस्थिति में उनकी मौत हुई है। गांव का लोग भी कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है, लेकिन यह भी बताया जा रहा है साथ ही कि जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई और ये मौत का जो आंकड़ा है वो और लगातार बढ़ सकता है। कुछ लोग इससे गंभीर भी हैं, जिन्हें निजी क्लिनिक में भर्ती कराया गया। आप देख सकते हैं कि अभी मैं एक बेतिया के निजी क्लिनिक में हूँ और जिनका जहां एक उस गांव के जो देउरवा गांव बताया जा रहा है, उस गांव के एक पेशेंट जो हैं उन्हें यहां पे भर्ती कराया गया और गंभीर हाल में यहां पे भर्ती कराया गया है। मेरे यहां के स्थानीय जो इस क्लिनिक के जो डॉक्टर थे उनसे भी मेरी बात, उन्होंने भी कहा कि मरीज की कंडीशन जो है वो क्रिटिकल है और मरीज का जो आँखों की रोशनी है वो भी चली गई। अब हमारे साथ मरीज के एक परिजन है, हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ हुआ था आपके मरीज के साथ। कच्ची शराब पीने से ये प्रॉब्लम हुआ है। कच्चा शराब कहाँ मिलता है शराब? हमारे गांव में मिलता है। वहाँ पे तो अभी 5 लोग मर गए हैं, 6ठा इधर है। यहाँ भी आज डेथ हुई है एक आदमी। हाँ, एक आदमी का बसवरिया गांव का एक आदमी का डेथ हुआ है। स्पष्ट तौर पे ये आरोप लगा रहे हैं और ये पुष्टि कर रहे हैं कि जो गांव में जितने भी लोगों की मौत हुई है वो जहरीली शराब पीने से हुई है और शराब मिल रही है, इसलिए लोग शराब पिए हैं और शराब पीने के बाद ऐसी स्थिति यहाँ पे बनी है। प्रफुल्ल कुमार, न्यूज़ 18 बेतिया। और अगर इस खबर के मायनों को समझेंगे तो कई सवाल उठेंगे। सवाल ये कि क्या वाकई शराब पीने से ही मौत हुई है? सवाल ये भी है कि क्या परिजन जो आरोप लगा रहे थे, अभी जो आपने सुना, वो क्या आरोप सही है? क्या शराब माफिया बेतिया में सक्रिय है? क्योंकि अगर शराब माफिया सक्रिय नहीं है तो ये शराब मिल कहां रही है? क्या पुलिस के नाक के नीचे ये तमाम खेल खेला जा रहा है? अवैध शराब बेची जा रही है? अगर वाकई मौत हुई है तो ये पुलिस की नाकामी नहीं तो और क्या है? क्योंकि परिजन साफ साफ आरोप लगा रहे हैं कि शराब पीने से ही इनकी मौत हुई है और आंखों की रोशनी गई है। नेटवर्क 18 की पहल और आईटीसी द्वारा प्रस्तुत स्वाभिमान भारत आपके लिए देश भर से आत्मसम्मान और गौरव की कहानियां ला रहा है। स्वाभिमान भारत का सबसे बड़ा उदाहरण हमारे एथलीट हैं, जिन्होंने विभिन्न मौकों और ग्लोबल मंच पर देश को गौरवान्वित किया है। हमारे एथलीट टोक्यो ओलंपिक में देश का परचम लहराने की राह पर निकल पड़े हैं। नेटवर्क 18 भी देश भर की आवाम के साथ उनकी हौसला अफजाई में लगा हुआ है। उनके इस कदम में उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ओलंपिक में भाग लेने वाले इन एथलीटों और उनके परिजनों से मंगलवार को बातचीत की। वाकई में ये 130 करोड़ भारतीयों के लिए गर्व और स्वाभिमान का मौका है, जो उन 22 राज्यों के 126 एथलीटों का उत्साह वर्धन करेंगे, जो 23 जुलाई से शुरू होने वाले आगामी टोक्यो ओलंपिक में 18 खेल वर्गों में देश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कुछ सबसे बड़े पदक उम्मीदवारों और उनके परिवारों के साथ बातचीत की और उन्हें ओलंपिक के लिए शुभकामनाएं दी। आप में एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है, डिसिप्लिन, डेडिकेशन और डिटर्मिनेशन। आप में कमिटमेंट भी है, कॉम्पिटिटिवनेस भी है। यही क्वालिटीज न्यू इंडिया की भी है। इसलिए आप सब न्यू इंडिया के रिफ्लेक्शन है, देश के भविष्य के प्रतीक है। टोक्यो ओलंपिक की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। आइए हम सब एक साथ आएं और टीम इंडिया का हौसला बढ़ाएं। ओलंपिक के लिए ये वीर एथलीट स्वाभिमान भारत का एक ज्वलंत उदाहरण है।
ऐसी और सफलता की शानदार कहानियों के लिए देखते रहिए आईटीसी प्रेजेंट्स स्वाभिमान भारत नेटवर्क 18 की पेशकश। और फिलहाल के लिए हमारे इस खास बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।